हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। चैप्टर 7 के लास्ट सेशन पे मौजूद है। 7.4 लास्ट सेशन है चैप्टर 7 का, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट उसका है और सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम चैप्टर 7 को एंड कर जाएंगे। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मज़ीद इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि आप रॉयजन की बुक को डिस्क्रीट मैथ्स में स्टडी करते हुए रिस्ट्रिक्ट हैं कि जो टॉपिक्स वहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप इन डेप्थ अगर स्टैट्स को जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीवन के नाम से एक कोर्स, जिसमें 88 वीडियोस मौजूद है। तो यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीवन का, जिसे मैंने एक सेपरेट टैब पर ओपन किया हुआ है। 88 वीडियोज़ मौजूद है, इन डेप्थ आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से चैनल पर मौजूद डिफरेंट प्लेलिस्ट पर इस्तेमाल होने वाले कोड, प्रेजेंटेशन, स्लाइड या रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhussain.com पे फ्रीली अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 7.4 के जो रिमेनिंग सेशंस थे उसी को हम रिज्यूम कर रहे हैं दी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ से। तो द फर्स्ट थिंग, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एज वी नो कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करता है, इधर डिस्क्रीट फॉर्म में और कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं और फिर कंपेयर करेंगे हम इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ विद एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट थिंग, द ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ईदर वन ऑफ two discrete probability distribution, the probability distribution of the numbers x, which mean random variable, of the Bernoulli trial needs to get one success supported on the set 1 2 3 onward। यानी Bernoulli distribution जो numbers की हैं random variable x, वो Bernoulli trials के बेस पर काम कर रहा होता है, जिसे एक सक्सेस की ज़रूरत होती है, जबकि जिस सेट को वो सपोर्ट कर रहा है उसमें वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही है ऑनवर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the numbers y equal to x minus 1, which mean जिस तरह से सक्सेस के लिए हम p ले रहे होते हैं, फेलियर के लिए हम q, जिसका फॉर्मूला 1 minus p होता है, तो यहाँ पर x minus 1 से इंडिकेट किया गया है और फेलियर बिफोर द फर्स्ट सक्सेस एंड दिस सपोर्ट ऑन द सेट्स यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड। अगर हम सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिसे मैं शॉर्ट PIO यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक 8 नंबर ऑफ द फ्लिप्स मौजूद है, ठीक है, 8 नंबर ऑफ फ्लिप्स कॉइन को किया जाए, तो फ्लिपिंग द कॉइन 8 टाइम्स व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ 3 टाइम हेड। यानी अगर मैं 3 टाइम हेड मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 टाइम हेड आने की, जबकि फ्लिप किया जाए कॉइन को 8 टाइम, तो दैट इज द स्टडी ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर एज द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेज कि इफ आई वांट टू गेट अ 3 नंबर ऑफ द हेड इन अ फॉर्म ऑफ द सक्सेस, सो हाउ मैनी वे या हाउ मैनी काउंट वी नीड टू फ्लिप अ कॉइन। यानी पहले तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर नोन रखी, लेकिन अब हम x मालूम करना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ फ्लिप की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं कि मैं कितनी दफ़ा कॉइन को फ्लिप करूं कि 3 टाइम हेड आ जाए। वेयर एज द ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेज दैट अगर मैं 20 टाइम्स फ्लिप करूं अपने कॉइन को और मेरी डिज़ायर ये है कि मैं 6 टाइम हेड लाना चाहता हूं या 6 टाइम हेड आने के चांसेस मालूम करना चाहता हूं, तो इस बेस पर मुझे ये देखना है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी 20 टाइम फ्लिप किया मैंने, 6 टाइम मुझे हेड लाना है, तो 6 टाइम हेड लाने के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 20 टाइम करूँ तो 6 टाइम हेड आ जाए। ठीक है, 6 टाइम हेड के लिए आप कर सकते हैं, टेल के लिए कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर टेल की एग्जांपल्स के साथ मेंशन किया। हम जानते हैं कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड सक्सेस जो है वो सेम होते हैं, 50% 50%, जिसे मैंने S और P से यहाँ पे इंडिकेट किया। इनिशियली अगर मैं प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 0.1 रखूं जबकि फेलियर की 90 रखूं, तो ये वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फार्मूला है ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 minus p टू पावर k minus 1 मल्टीप्लाई बाय p। तो 1 minus p की वैल्यू 0.1 ली हुई है हमने, k यहाँ पर वो नंबर ऑफ द फ्लिप्स है जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये k है, ये वैल्यू वेरिएट कर सकती है बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, तमाम वैल्यूज पुट की, 0.9 टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एंड हियर इट्स अ रिजल्ट 0.5। तो मैं इन सिंपल 5% कह सकता हूँ कि देयर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी टू गेट द 6 नंबर ऑफ द हेड इफ यू फ्लिप अ कॉइन 20 टाइम्स इन अ सेंस ऑफ द सक्सेस। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर इन अ सेंस ऑफ इमेज दिखाया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू k। x का मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है और k
उस वैल्यूज़ के लिए प्रॉबिलिटी है जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो सेम वैल्यूज़ जो है हम केस की यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और के की वैल्यू मल्टीपल हो सकती है और बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम देखा जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम। ठीक, ये तो बेसिक डिफरेंस भी हो गया और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बुक की तरफ मूव होते हैं कि रॉयसन की बुक हमें डेफिनेशन क्या बता रही है और क्या एग्जाम्पल बता रही है। So the definition says a random variable x has a geometrical distribution with a parameter p. ठीक है, x random variable geometrical distribution होगा with parameter p if p x equal to k and this k is equal to 1 minus p power k minus 1 multiplied by p. ठीक है, ये वही फार्मूला जो अभी हमने देखा for k equal to 1 to onward where p is a real number and the probability of anything we know जिसकी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। तो यही इसे हम रीड करेंगे p is greater than equal to 0 and less than equal to 1, right? Okay, so we now turn our attention to a random variable with infinitely many possible outcomes. Suppose that the probability that a coin come up tails is p. यानी हम सपोज कर रहे हैं कि probability जो coin की है वो tail के लिए p है. This coin is flipped repeatedly until it's come up tail. यानी multiple times हम flip कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक tail ना आ जाए. तो what is the expected number of the flips until the coin come ups tail? यानी वो expected number of the flips क्या होगा कि कितने दफ़ा मैं flip करूँ कि जब तक tail ना आ जाए, तो उसकी expected number of the flips हम देखना चाह रहे हैं। तो the solution says we first note that the sample space consisting of all the sequence that begin with any numbers of the head. यानी हमने सबसे पहले नोट किया कि sample space कितने वैल्यूज़ पर कंसिस्ट करती है कि नंबर ऑफ हेड उसमें क्या है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स के ज़रिए से, सॉरी एच के ज़रिए से, ठीक है, हेड के लिए, जबकि टेल के लिए हम टी यहाँ पर इस्तेमाल करें। देयरफॉर द सैम्पल स्पेस इज़ अ सेट ऑफ दीज। ठीक है, यानी मैंने फर्स्ट टाइम फ्लिप किया, टेल आया, 2 टाइम जब हम कर रहे हैं तो हेड के साथ टेल आ रहा है, 3 टाइम कर रहे हैं तो हेड है टेल, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बन सकती है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस को यहाँ दिखाया गया। सो नोट दैट this is an infinitely sample space. So we can determine the probability of an element of a sample space by noting that the coin flips are independent, that the probability of a head is 1 minus 1. अब हम जानते हैं कि हमने देखा कि probability of the element sample space के ज़रिए से हम जब फाइंड कर रहे हैं तो जो हेड की probability होगी वो 1 minus p होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि हमें उस वक्त तक फ्लिप करना है जब तक टेल ना आ जाए। तो क्या मैं इस टेल के लिए p इस्तेमाल कर सकता हूँ और हेड के लिए 1 minus p, जिसे हम q कह सकते हैं। ठीक है, तो therefore the probability of the tail is equal to p. अच्छा, probability of tail equal to p मैंने क्यों लिखा है? ऑल्दो हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हेड जो है वो नथिंग है। ठीक है, तो हम बेस्ड ऑन दिस वैल्यू 1 इस्तेमाल करेंगे k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ t है। तो जब मैं 1 minus 1 करूँगा तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो किसी भी नंबर पर जब 0 हो तो 1 के बराबर होता है, p वैसे ही उतर जाएगा, तो 1 multiplied by p equal to p. That's sense. Okay, the next one, based on the sample space ht के लिए वैल्यूज हमने 2 इस्तेमाल की, तो 1 minus p multiplied by p, 2 minus 1 equal to 1, right? That's 3 1 minus p and so on. तो इस तरह से इंडिविजुअली हम तमाम के लिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते जाएंगे और एक probability sense बनाते जाएंगे। So in general, the probability that the coin is flipped n time before a tail come up, that is that n minus 1 had come up followed by a tail, is 1 minus p n minus 1 multiplied by p. यानी ज़ाहिर सी बात है कि हम उस वक्त तक फ्लिप करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स, जिसे हम n minus 1 कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा वैल्यूज़ कम होती जा रही है। तो जर्नली इस कॉन्सेप्ट के लिए मेरा आंसर हो सकता है कि मैं n टाइम यानी 1 minus p to power n minus 1 multiplied by p टाइम इसे जब हैंडल करूँगा तो बेस्ड ऑन दिस मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ कि दैट इज़ अ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द फ्लिप्स अंटिल द कॉइन्स कम टेल नाउ। होपफुली इट्स मेक सेंस कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चंस किस तरह से हमने probability sense पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई किया और उसे अंडरस्टैंड किया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इन 7.4, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। एज वी नो, बाय वर्ड ही हमें समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का मतलब ये कि कुछ ऐसे रैंडम वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है, जिसे हम एक्सक्लूसिव अभी कह रहे होते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वी विल नाउ डिफाइन व्हाट इट्स मीन फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, to be independent. An independent random variable is a random variable that doesn't have an effect to the other random variable in your experiment. ज़ाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर जब डिपेंड नहीं हो रहा तो वो उससे किसी भी तरह से इफेक्ट भी नहीं होगा एक दूसरे के लिए। In other words, it doesn't affect the probability of another event happening. यानी एक इवेंट अकर हो रहा है तो वो दूसरे पर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा, उसकी probability पे किसी किस्म का उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। For example, let's say
you wanted to know the average weight of a bag of sugar. So you randomly sample 50 bags from the various grocery store. You wouldn't expect that the weight of the one bags to affect another. यानी आपने एक ग्रॉसरी शॉप से 50 सैम्पल बैग उठाए शुगर्स के, और जब आप उनके वेट कर रहे हो तो वो एक का वेट दूसरे पर इफेक्टिव नहीं है, ठीक है. सो दैट द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. द ऑपोजिट इज अ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विच डजंट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर रैंडम वेरिएबल्स. तो ऑपोजिट इसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. द नेक्स्ट थिंग इज अ definition with respect to the formula. The random variable x and y on a sample space S are independent. ठीक है, दो random variable है x and y from the sample space of S independent हो गए कब? जब p of x equal to r1 and y equal to r2. ये इसकी दो values है random variables की, that is equal to the separate probability of the x equal to r1 multiplied by probability of y equal to r2. ठीक है, ये इसके बराबर होगा. अगर ये इन दोनों की इक्वालिटीज आ रही है तो उसका मतलब ये है कि दोनों जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है. इन अदर वर्ड और इनवर्स, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू r1 एंड y इक्वल टू r2 इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट दिस एंड दिस फॉर ऑल वैल्यूज या ऑल रियल नंबर्स r1 एंड r2, ये मेक सेंस करेगा कि दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए. सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउ टू टेल इफ रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. So there's a problem. You can tell if two random variables are independent by looking at their individual probabilities. If those probabilities don't change when the events meet, then those variables are independent. Another way of saying this is that if the two variables are correlated, then they are not independent. As a simple example, let's say you have two random variable x and y. X can equal to 0, 1, 2 and y is can be equal to 0 or 1. ठीक है, x की वैल्यू जो है 0, 1 या फिर 2 है और y की वैल्यू 0 या फिर 1 है. तो लेट्स से फर्स्ट टेक अ लुक एट देयर प्रोबेबिलिटीज. इनकी हम प्रोबेबिलिटीज को देख लेते हैं. तो x की वैल्यू 0, 1 एंड 2 है. तो हमने x के लिए रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 20, 2 के लिए 0 के लिए 20, 1 के लिए 30 एंड 2 के लिए 50 रखा है. तो इनका सम 100 हो जाएगा. तो इन अ सेंस ऑफ दी अगर मैं रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज लिखूँ तो x इक्वल टू 0.2, 0.3 3 के लिए और 0.5 5 के लिए. तो इनका सम 100% प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा. ये x के लिए हो गया. y के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है 0, 1. तो 0 को मैंने 40% रखा और y को हमने 60 रखा. तो इस बेस पे भी 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वेरिएबल y के लिए. तो 0.4, 0.6 लिख सकते हैं. सो बट व्हाट हैपन्स टू द प्रोबेबिलिटी व्हेन द टू हैपेंड एट द सेम टाइम. यानी क्या प्रोबेबिलिटीज होगी अब दोनों एक साथ जो है हैपेंड हो. For each possible combination of x, given that y has happened in notation that x such that y happened, so the probabilities are. यानी अब हमें देखना है कि अगर हम इन दोनों को एक साथ अकर करवा रहे हैं तो अब इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे. ये तो हमने इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस बता दिए यहाँ पर. तो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे जब ये दोनों इवेंट्स अकर हो रहे होंगे. तो इसे हम इस तरह से लिख रहे होंगे जिस तरह हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को लिख रहे होते हैं. तो अब हमने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि x में भी 0 मौजूद है, y पे भी 0. तो इनको जब मैंने दोनों सेंस में मिलाकर लिखा तो ये 20 हो गया. x की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें, और y की वैल्यू हमने यहाँ पर 40 ली हुई है. सॉरी, y की वैल्यू भी 0 है तो ये हो गया 30. अब 2 के साथ 0 लिया तो 50. अब हम x की वैल्यू 0 के साथ 1 ले रहे हैं, फिर 1 के साथ y की वैल्यू 1 ले रहे हैं और 2 के साथ फिर हम जो है वो 1 की वैल्यू दे रहे हैं. तो ये हो गया हमारा कंबाइंड फॉर्म in a sense of probabilities that two happen at the same time. So the changing y variable have no effect on the x probabilities. अब आप इसमें देखो कि जब मैं y की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया y की वैल्यू को और यहाँ पर भी वैल्यू को चेंज किया, जबकि यहाँ पर x सेम है. तो देखें इस बिहाफ पर दोनों पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, जबकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. सो दैट इज अ प्रॉपर एग्जांपल कि रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. Assuming that the reverse is also true, that changing the x values would have no effect on the y values. So these are the independent variables, the proper examples. The next thing is a variance. As we know, जब हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया तो हमने देखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन क्या है. फिर हमने बात की थी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन. जब हम इस वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस में इंडिविजुअली डेटा अपने मीन से कितना वेरिएट कर रहा है, दूर है इन द सेंस ऑफ द वैल्यूज़. तो इसके लिए हम वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं. सैम्पल और पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट फार्मूला हो सकता है और जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पर आप इसे अंडरस्टैंड करते हैं उसके मुताबिक भी इसका फार्मूला चेंज होता है. तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि जब मैं वेरिएंस की बात करता हूँ
तो जो भी फार्मूला है उस पर स्क्वायर मौजूद होता है, और जब हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्ट एसडी बात करते हैं तो सेम ही फार्मूला होगा लेकिन उसमें स्क्वायर रूट मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को वेरिएट करके दिखा रहा होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, इन दोनों की डेफिनेशन वर्किंग सेम होती है। So the definition says let x be a random variable on a sample space S. Random variable है हमारा x जो कि sample space S पर है। The variance of x denoted by v of x, यानी इस तरह से variance को represent किया जाता है। So the formula says v of x is equal to summation of all values x of s, यानी random variables जो s के साथ है वो माइनस किया जाएगा the expected value of the random variable, और उसमें से माइनस होने के बाद जो भी वैल्यूज होगी उसका स्क्वायर किया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको p of s के साथ। ये एक जर्नल फार्मूला है वेरिएंस के लिए, यानी इंडिविजुअली रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को माइनस कर रहा हूँ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से और उसके बाद उसका स्क्वायर किया जा रहा है। सो दिस सेज दैट इज अ वी एक्स विच मीन वेरिएंस इज अ वेटेड एवरेज of the square of the derivation of x. The standard deviation of x is denoted in this sign and is defined by square root of v of x. ठीक है, इस तरह से उसको लिखा जा रहा होता है। The theorem 6 provide a useful simple expression for the variance of the random variable. If x is a random variable on a sample space S, then v of x equal to the expected value of random variable square minus का x values of the square। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसमें स्क्वायर देखें x पर है और यहाँ पर इस ब्रैकेट पे मौजूद है। अभी हमें ये नेक्स्ट स्लाइड तक ये बात समझ में आ जाएगी कि इस तरह से वेरिएंस को यहाँ पर क्यों दिखाया गया। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल ऑन अ सैम्पल स्पेस S एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इज इक्वल टू म्यू, जो कि पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, देन द वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी रैंडम वेरिएबल जो भी है पॉपुलेशन के मीन से उसको हमने माइनस किया और जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू द वेरिएंस। अब इस चीज़ को किसी भी एक टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन से हम अंडरस्टैंड करें तो हमें वेरिएंस का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। तो व्हाट इज अ वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x विथ x ऑफ t इक्वल टू 1। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x ऑफ t की वैल्यू 1 है, हमें वेरिएंस बताना है। इफ अ बर्नौली ट्रायल इज अ सक्सेस ऑफ x t इक्वल टू 0, यानी बर्नौली ट्रायल पर x ऑफ t जो है वो 0 है। इफ इट्स फेलियर वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एज वी नो। तो बिकॉज x टेक्स ओनली द वैल्यू 0 या फिर 1, यानी बर्नौली ट्रायल पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, तो इट फॉलोज x स्क्वायर t इज इक्वल टू x ऑफ t, ये फॉलो कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे फॉर्मूला देखा था वेरिएंस का, वो e x स्क्वायर माइनस e x होल स्क्वायर था। तो दैट इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर पे मैं p लिखूंगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ये होल पे स्क्वायर है तो p का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हमने p कॉमन लिया 1 माइनस p, तो 1 माइनस p की जगह मैं q लिख सकता हूँ। तो ये जो p ऑफ q है ये वेरिएंस है हमारे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रायल के लिए। तो हर तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इधर वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, उसमें मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग फार्मूला होता है जो इसी तरह से ड्राइव होकर आ रहा होता है। द वेरिएंस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ डाई, अब कुछ मजीद एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज अ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x वेयर x इज अ नंबर्स दैट कम अप व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड, यानी x वो नंबर है वो उस वक्त अकर होता है या आता है जब किसी फेयर डाई को रोल किया जाता है। तो वी हैव v ऑफ x इक्वल टू e x स्क्वायर माइनस e x होल स्क्वायर। बाय एग्जांपल 1 we know that e of x equal to 7/2. To find e x square, note that x square take the values i square और i की वैल्यूज जो है 1 to onward। तो हर एक डाई की वैल्यूज की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। तो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं इसके रैंडम वेरिएबल्स की वेरिएंस मालूम करूँ तो e of x square इक्वल टू 1/6। तो सबसे पहले हमने 1/6 लिखा और उसके बाद i के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं i की वैल्यू के 1 2 3 4 उन तमाम को हमने यहाँ पर स्क्वायर प्लस ऐड किया, जो वैल्यूज आई उसको हमने डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि 91 डिवाइड बाय 6 7 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि e ऑफ x की जो वैल्यू थी वो 7 डिवाइड बाय 2 थी, उसे हमने सॉल्व किया। अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 35 डिवाइड बाय 12 की आ रही है एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी और द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x वेयर x i एंड j इज इक्वल टू 2 ऑफ i, यानी रैंडम वेरिएबल दो पैरामीटर्स को होल्ड कर रहा है i एंड j को, जो कि बराबर है 2 ऑफ i के, वेयर i इज अ नंबर अपेयरिंग ऑफ अ फर्स्ट आई, ठीक है, एंड j इज अ नंबर अपेयरिंग ऑन द सेकंड आई, यानी जब आप फर्स्ट आई पे हैं अपेयर कर रहे हैं तो i की वैल्यू मिल रही है और सेकंड आई पे जब आप जा रहे हैं तो आपको सेकंड यानी वेरिएबल j की वैल्यू मिल रही है। सो व्हेन टू फेयर्स डाइज आर रोल्ड, यानी जब दोनों फेयर डाइज को रोल किया जा रहा हो। सो हमें क्या मालूम करना है, हमें वेरिएंस मालूम करना है उस रैंडम वेरिएबल का। सो वी विल यूज अ थ्योरम 6 टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ x
टू डू सो वी नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। यही चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो इस तरह से कि ई ऑफ एक्स पे या फिर वो इस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। नोट दैट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के की वैल्यूज़ होगी और के की वैल्यू हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, जो भी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट हो गए डाई के लिए तो 2 4 6 8 इस तरह की वैल्यूज जाएगी, क्योंकि 2 डाइस को रोल किया जा रहा है। तो के की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 एंड 0 हो सकती है अदरवाइज। तो हमने फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया और उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं 6 से, क्योंकि ये डाई की वैल्यू है और इस पर कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 7। फिर हमने ई एक्स स्क्वायर के लिए ये काम किया, तो हर वैल्यूज़ को स्क्वायर सम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 182 डिवाइड बाय 3 वैल्यूज़ आ रही है। तो इस पे जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी लिख सकता हूँ। अब हम फाइनल फार्मूले पे जा रहे हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर पे, दोनों वैल्यूज पुट की और फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आई 35 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज बन रही होगी दैट विल से टू बी अ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल व्हेन एक्स आई जे इक्वल टू 2r, राइट। Similarly, the last thing based on the distribution, the one of the common distribution is a normal distribution, जिसको हम frequently stats में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है चेबिशेव थ्योरम या चेबिशेव इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमारे पास किसी भी तरह का कर्व हो, ठीक है, और उस कर्व को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वे पर जब कॉल करना चाह रहे हो, डिवाइड करना चाह रहे हो, तो हम चेबिशेव थ्योरम या इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रीब्यूटेड वे पे देख सकते हैं कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे कितना % डेटा है, सेकंड पे कितना है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो डेफिनेशन सेज द चेबिशेव थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोपोर्शन which mean percentage of observation you would expect to find within a certain number of the standard deviation from the mean. Chebyshev interval refer to the interval you want to find when using the theorem. For example, your interval might be -2 to 2 standard deviation from the mean. ठीक है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज इंटरवल होती है जिसके बेस पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, जो किसी भी शेप का है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी शेप का, अगर आप यहाँ शेप देखें तो ये 2 जो है मॉड वैल्यूज़ के साथ है। इस तरह से फर्स्ट सेंटर वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जानते हैं कि मीन मॉड मीडियन सारे के सारे तीनों इस सेंटर पॉइंट पर आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर चेबिशेव में। सो द 4 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबव, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखते हैं तो अबाउट 68% ऑफ द रिजल्ट फॉल बिटवीन -1 to 1 डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, तो ये 1 डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस। सेकंड ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस और थर्ड हमारा ये रहा। तो फर्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो 68 है, सेकंड पे 95 है एंड थर्ड पे 99.7 है, जबकि 0.03 डिवाइड बाय 2 जो है वो हमारे आउटलायर्स के इस पोर्शन पे काउंट होता है। So this theorem allow you to use the idea of any distribution even its the distribution is not normal, ठीक है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको उसी वक्त यूजफुल आपके लिए होता है जब आप अपने डेटा को इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिवाइड करना चाह रहे हो, ईदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज इट नॉट नॉर्मल, क्योंकि जब वो नॉर्मल होगा तो हमें चेबिशेव की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो द थ्योरम स्टेट दैट फॉर द पॉपुलेशन और सैम्पल द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नो लेस देन 1 - 1/k², यानी जब आप सैम्पल या पॉपुलेशन के लिए अपने प्रोपोर्शन पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 1 - k²। अब 1 - k की वैल्यू का मतलब ये है कि k की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी, तो उसी तरह से आप स्टैंडर्ड वे पर अपने डेटा को डिवाइड कर रहे होंगे। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पर जो भी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से यहाँ तक का है, और ये हमारा 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं हो सकता क्योंकि k की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप भी कह सकते हैं। कैसे? अगर ये प्रूव हो रहा है कि ये 75% और ये 88% है, अगर मैं k की वैल्यू 2 फर्स्ट पे लिखूँ, क्योंकि हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 -1 बराबर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 का मतलब है 75%, एंड इट इज राइट। इसी तरह से अगर आप इसे 9 के लिए करें, 3 के लिए से के सारे करें, ये हो जाएगा 1/9। एलसीएम लूँगा, ये हो जाएगा 9 - 1 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 8/9, और 8/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इट्स 0.888889, तो मैं इसे राउंड में 88% लिख रहा हूँ। तो ये चेबिशेव इनइक्वालिटीज़ के बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई जो वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद। तो ये एक बेसिक आइडिया था चेबिशेव का। इन डेप्थ के साथ मैंने जो है अपने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कोर्स में भी डिस्कस किया, तो हमने ब्रीफ यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या है। अब बुक क्या कहती है चेबिशेव इनइक्वालिटी के हवाले से, हाउ लाइकली
is it the random variable takes a value far from the expected value? The theorem 8 called Chebyshev inequalities help the answer this question by providing an upper bound on the probability that the value of a random variable differ from the expected value. यानी सबसे पहले हमने देखा कि random variable से जो आपकी expected value है वो कितनी फार, तो थ्योरम 8 यानी Chebyshev inequalities इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको आंसर दे रहा है अपर बाउंड के सेंस में, ठीक है. द फर्दर variable by more than a specified amount. The definition says, which means the theorem 8 says, let x be the random variable on a sample space S with the probability function P. If R is a positive real number, then the Chebyshev inequalities are the probability x of S minus expected value mod is greater than equal to R. And this value is less than equal to the mean of the x divided by R square. ये complete Chebyshev inequality का formula है. अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि हमें ये बात भी समझ में आ जाए कि चेबिशेव को हम डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम. एक फेयर कॉइन है, हमने 50 टाइम टॉस्ट किया. द बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द हेड विल बी ग्रेटर देन 35 और लेस. यानी हम ये बाउंड डिसाइड करें प्रॉबेबिलिटी की कि जो नंबर ऑफ हेड होगा या तो वो 35 होगा, ग्रेटर होगा या उससे कम होगा. ग्रेटर देन 35 और लेस देन 15 कैन बी फाउंड. यानी हम दो तरह के बाउंड्स पे जा रहे हैं, यानी 15 से 35 के दरमियान. यानी या तो हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 15 या फिर हम कह रहे हैं लेस देन 15 कैन बी फाउंड यूजिंग अ चेबिशेव इनइक्वालिटी. इस चीज़ को हम चेबिशेव इनइक्वालिटी के जरिए से फाउंड करना चाहते हैं. तो बिकॉज एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हेड, बिकॉज एक्स हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिहाफ ऑफ दिस, दो तरह की आउटसम है. So the expected values of this question will be n multiplied by p. अच्छा, n multiplied by p यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि binomial distribution पे जो mean का फॉर्मूला है वो np है, यानी n multiplied by p. तो n की वैल्यूज यानी नंबर्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लिप क्या है 50, और p की प्रोबेबिलिटी कॉइन पे हम जानते हैं सक्सेस के लिए भी 50 है और फेलियर के लिए भी 50% है, तो हमने 0.5 लिखा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 25. द वेरियंस फार्मूला ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज n multiplied by p मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी. तमाम वैल्यूज पुट की तो वेरियंस हमारे पास आ गया 12.5. स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए इसी का स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो हम देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन में स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर रूट करेंगे, जो भी वैल्यूज आ रही होगी वो हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाएगी. सो नाउ द वैल्यू 35 एंड 15 आर 10 अवे फ्रॉम द एवरेज. यानी जो ये है 35 एंड 15, ये एवरेज से 10 वैल्यूज अवे, ठीक है. पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरह से 25 लिखा जाए तो अगर मैं राइट हैंड साइड को अवे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये 35 है, और लेफ्ट साइड को बिलो की तरफ लेके जा रहा हूँ तो 15. तो आप देखें दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है. सो विच इज़ 2.824 स्टैंडर्ड डिविएशन. यानी जब इसे आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 2.8284 स्क्वायर रूट के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन विच मीन दिस वन. तो यूजिंग Chebyshev inequalities, we write this the following probability जो अभी हमने previous slide पे देखा. तो the probability of the inequalities in a sense of the Chebyshev x less than 15 and x is greater than 35. यही हमें बाउंड लेना था अपर एंड लोअर. ओके, Chebyshev में हम वैल्यूज लिखते हैं. x minus mu is greater than x multiplied by standard deviation. Standard deviation लेने के बाद less than equal to 1 upon k स्क्वायर कर रहे हैं. ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है मीन की. 1 upon जो स्टैंडर्ड डिविएशन का था 2.82, इसका मुझे स्क्वायर करना है. यहाँ पर हमने 1 अपॉन वैल्यूज का स्क्वायर किया और 0.12 यानी 12% हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई बेस्ड ऑन दी Chebyshev inequality. इन अदर वर्ड, चांस ऑफ अ फेयर कॉइन कमिंग अप हेड आउटसाइड ऑफ द रेंज 15 to 35 टाइम्स इज एट मोस्ट 12%. दैट इज एन आंसर. So hopefully you get everything in this session कि ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 7.4 के अंदर. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं विद एग्जांपल. हमने समझा वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को, हमने जाना. कुछ चीज़ें लाइटर वे पर हमने ज़रूर ली हैं क्योंकि बुक के रिस्पेक्ट से हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम एक चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टैट्स के लिए तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम स्टैट्स को कम्प्लीटली जान गए हैं. एक बहुत बड़ा डोमेन है डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से भी. हमने बहुत सारे मेजर टॉपिक्स को स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में डिस्कस किया हुआ है. यही वजह है कि मैं बार बार चीज़ें कह रहा होता हूँ कि वहाँ के प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप इन डेप्थ इसकी स्टडी कर सकते हैं. लेकिन बेस्ड ऑन द बुक टॉपिक ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें. वेरिएंस जानने के बाद फिर हमने चेबिशेव थ्योरम को देखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर किया और फिर उसकी एग्जांपल भी करके देखी. तो फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछे, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 को
एडवांस काउंटिंग प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।